कल रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरी जिंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब 8 बजे होंगे। शाम को मोबाइल बजा। मैंने फोन उठाया तो उधर से रोने की आवाज आई। मैंने शांत कराया और पूछा कि भाभी जी, आखिर क्या हुआ है। उधर से आवाज आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। मैंने कहा, आप परेशानी तो बताइए। और भाई साहब कहाँ है, माँ किधर है, आखिर हुआ क्या है। उधर से केवल एक रट कि आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। मैंने आश्वासन दिया कि कम से कम 1 घंटा पहुंचने में लगेगा। मैं जल्दबाजी में वहां के लिए निकला और रास्ते भर यही सोचता रहा कि कुछ दिन पहले तक तो सब ठीक था। आज भाई साहब के घर ऐसा क्या हो गया कि भाभी जी ऐसे रोई जा रही थीं। दरअसल भाई साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत ही अच्छे और ईमानदार जज भी हैं और एकदम मेरे सगे भाई की तरह ही है। उनसे हमारा रिश्ता बहुत ही गहरा है और उनके घर मेरा हमेशा आना जाना लगा रहता है। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया वहां। यही सोचते सोचते मैं जैसे तैसे पूरी घबराहट में वहां पहुंचा। देखा तो भाई साहब, हमारे मित्र जो जज हैं, सामने सोफे पर बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चिखना कर रही है। 12 साल का बेटा भी बहुत परेशान है। 9 साल की बेटी भी कुछ नहीं कह पा रही है। मैं मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर बात क्या है। भाई साहब कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए, ये तलाक के पेपर ये कोर्ट से तैयार करा के लाए हैं। मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है। इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। पहले तो मुझे लगा ये कोई मजाक तो नहीं। लेकिन मैंने बच्चों से पूछा, दादी किधर है। बच्चों ने बताया, पापा ने उन्हें 3 दिन पहले के वृद्धा आश्रम में शिफ्ट कर दिया है। मैंने घर के नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर के बाद चाय आई। भाई साहब को बहुत कोशिशें की चाय पिलाने की, लेकिन उन्होंने चाय नहीं पी और कुछ ही देर में वह एक मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। बोले, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबतें हो गई हैं कि मेरी पत्नी यानी तेरी भाभी ने कसम खा ली है कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। न तो यह उनसे बात करती थी और न ही मेरे बच्चे बात करते थे। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ खूब रोती थी। नौकर तक भी अपनी मनमानी से उनके साथ व्यवहार करती। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया था, बेटा तब मुझे ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दे। मैंने बहुत कोशिशें की कि पूरी फैमिली को समझाने ने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात तक नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब पापा की मृत्यु हो गई थी। दूसरों के घरों में काम करके मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूं। लोग बताते हैं माँ कभी दूसरे के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं ओल्ड एज होम में शिफ्ट करके आया हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ, जो उसने केवल मेरे लिए उठाए हैं। मुझे आज भी याद है, जब मैं 10वीं की परीक्षा में अपीयर होने वाला था, माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती। एक बार माँ को बहुत फीवर हुआ। मैं तभी स्कूल से आया था। उसका शरीर गर्म था, तप रहा था। मैंने कहा, माँ तुझे फीवर है। तो माँ हंसते हुए बोली, अभी खाना बना रही थी ना, इसीलिए गर्म है। उसने बहाना बना दिया। लोगों से उधार मांगकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में LLB तक पढ़ाया। वह मुझे ट्यूशन तक पढ़ाने नहीं देती थी, जिससे मेरा समय खराब ना हो सके। इतना कहते कहते वह रोने लगे और बोले, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो हम अपनी बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कराए जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ लग रही है, तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में रहूंगा। कम से कम मैं माँ के साथ तो रह सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करके माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है, तो एक दिन मुझे भी आखिर वहां जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। वह जितना बोलते उससे भी ज्यादा रो रहे थे। बातें करते करते रात के 12 बजकर 30 मिनट गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। उनके भाव भी प्रश्चित और ग्लानि से भरे हुए थे।
मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग नोटा जाएंगे। भाभी जी और बच्चे, हम सा लोग नोएडा पहुंचे। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खोला। भाई साहब ने उस गेट कीपर के पैर पकड़ लिए। बोले, यहाँ मेरी माँ है, मैं उसको लेने आया हूँ। चौकीदार ने कहा, क्या करते हो साहब? भाई साहब ने कहा, मैं जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा, जहां सारे सबूत सामने हैं, तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए। औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे साहब? इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर वह अंदर चला गया। अंदर से एक महिला आई, जो वार्डन थी। उसने बड़े कातर शब्दों में कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाकर कहीं मार दें, तो मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूंगी? मैंने सिस्टर से कहा, आप विश्वास करिए, ये लोग बहुत बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अंत में किसी तरह वह हमें उनके कमरे में ले गई। कमरे में जो दृश्य था, उसको कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं। केवल एक फोटो, जिसमें पूरी फैमिली है, और वह भी माँ जी के बगल में, जैसे किसी बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखी तो उनको लगा कि बात ना खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा, हम लोग आपको लेने आए हैं, तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। आसपास के कमरों में जो भी बुजुर्ग थे, सब लोग जागक आ गए। उनकी भी आंखें नम थीं। कुछ समय बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस आशा से देख रहे थे कि शायद उनको भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो शांत रहे, लेकिन भाई साहब और माताज एक दूसरे की भावनाओं को अपने पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। घर आते आते करीब 345 हो गया था। भाभी जी भी अपनी खुशी के चाबी कहाँ है, ये समझ गई थी। मैं भी वहां से चल दिया, लेकिन रास्ते भर वह सारी बातें और दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमते रहे। माँ केवल माँ है, उसको मरने से पहले न मारे। माँ हमारी ताकत है, उसे बेसहारा ना होने दे। अगर वह कमजोर हो गई तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमजोर हो जाएगी, और बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है? किसी से छुपा नहीं है। अगर आपकी परिचित परिवार में ऐसी कोई समस्या हो, तो उसको यह जरूर पढ़ाएं। बात को भावी ढंग से समझाएं। कुछ भी करें, लेकिन हमारी जननी को बेसहारा बेघर ना होने दे। अगर माँ की आंख से आंसू गिर गए, तो यह कर्ज कई जन्मों तक रहेगा। यकीन मानना सब कुछ होगा तुम्हारे पास, पर सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है। उस आंचल को बिखरने मत देना। इस मामरी दास्तान को खुद भी पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, ताकि बाद में पश्चाताप ना करना पड़े। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।